डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, टैगोर पब्लिक स्कूल सिरोही। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम भारतीय संविधान की विशेषताएं देख रहे थे। भारतीय संविधान की विशेषताओं में कुछ बिंदुओं का अध्ययन हमने कर लिया था। इसके आगे के बिंदुओं का अध्ययन हम करेंगे। मैं आशा करता हूँ शायद आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में भी आया होगा और आपने अपनी बुक के सहारे उसका एक बार अध्ययन भी किया होगा। चलो इसके आगे जो बिंदु हैं उसको हम देखते हैं और समझते हैं। तो विद्यार्थियों जरा ध्यान से समझें। समाजवादी राज्य, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय संविधान के मूल में भारतीय संविधान के मूल संविधान में, हालांकि मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि मूल संविधान का मतलब वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में इस शब्द का समावेश, मतलब समाजवाद या समाजवादी शब्द का समावेश नहीं किया गया था। इस शब्द का समावेश भारतीय संविधान में किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मतलब भारत में समाजवादी शब्द का समावेश या भारतीय संविधान में इस शब्द का समावेश कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को यह समावेश नहीं था जब यह मूल संविधान लागू हुआ था। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। चलो आगे चलते हैं। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? सबसे पहले एक निश्चित आयु प्राप्त व्यक्ति, निश्चित आयु प्राप्त व्यक्ति जिसकी आयु, एक निश्चित आयु प्राप्त व्यक्ति जिसकी नहीं जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। निश्चित आयु प्राप्त व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, वे सभी मतदान करेंगे। मतलब एक निश्चित आयु रखी गई थी जब देश आजाद हुआ था। निश्चित आयु क्या रखी गई थी? 21 वर्ष रखी गई थी कि कोई भी जिसकी आयु कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। कोई भी जिसकी आयु 21 वर्ष होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, कोई लैंगिक मतलब महिला पुरुष, ठीक है, रंग वर्ण, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो अमीर गरीब का भेद हो, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। मतलब सभी को इस मामले में समान माना गया था कि भारतीय संविधान द्वारा सभी को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। सभी मतदान कर सकते हैं जिनका जन्म इस भारतीय धरा पर हुआ है, जिन्होंने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर रखी है और जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। अब एक चीज देखेंगे कि सर वर्तमान में तो 21 वर्ष नहीं है, वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष है। अब आप कहेंगे सर तो फिर 21 से 18 ये कब होगी? जाननी होगी बात बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, 21 वर्ष से घटाकर की गई थी 61वें संविधान
संशोधन द्वारा 1989 को। अब एक बार आपको फिर से बता दूं, ये ही वह बिंदु है, कौन सा? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। व्यस्क मताधिकार ही वह बिंदु है जिसके ऊपर संविधान सभा में किसी प्रकार की बहस नहीं हुई थी। बाकी लगभग सभी बिंदुओं पर संविधान सभा में बहस हुई थी, लेकिन इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। अभी मैंने आपको बता दिया कि एक निश्चित आयु रखी गई थी, संविधान द्वारा आयु रखी गई थी 21 वर्ष। निश्चित आयु जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, एनीवन कोई भी पर्सन है वो, और जिसका नाम किसमें दर्ज होगा? मतदाता सूची में दर्ज हो, वो सभी क्या करेंगे? मतदान करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, रंग, वर्ण, अमीर गरीब कैसा भी हो, वो मतदान करेंगे। अब आपको बताया मैंने 21 वर्ष जब संविधान लागू हुआ था, बाद में कितनी हो गई? 18 वर्ष। कब हुई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 को। पंथ निरपेक्ष। विद्यार्थियों, पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म, भारत सेकुलरिज्म कंट्री है। पंथ निरपेक्ष, इसको धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। भारतीय संविधान ने के मूल, वही समझ आ रहा था, मूल संविधान में, मतलब वह संविधान जो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। उसमें इस शब्द का समावेश नहीं था। सर फिर कब किया गया था? भारतीय संविधान को पंथ निरपेक्ष राज्य, मतलब एक तो ये समझो कि पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है। भारत द्वारा या भारतीय संविधान, भारत ना कहकर क्या भारतीय संविधान कह सकते हैं, भारतीय संविधान द्वारा किसी भी धर्म को राजधर्म या राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया गया है। मतलब भारतीय संविधान द्वारा किसी भी धर्म को राजधर्म या राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया गया है, बल्कि सभी धर्मों को क्या माना गया है? समान माना गया है, बराबर माना गया है। या सारे धर्म बराबर हैं, समान हैं। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। धर्म विशेष के व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दे जाएंगे, बल्कि सभी धर्मों को इक्वल माना गया है। यह शब्द भारतीय संविधान के मूल में नहीं था, 26 जनवरी 1950 को नहीं था। तो आप कहेंगे सर कब जोड़ा गया था? वही 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। फिर से बता देता हूँ, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को राजधर्म या राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया गया है, सभी धर्मों को समान माना गया है। भारतीय संविधान के मूल में इसका समावेश या उल्लेख नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था भाई? विलक्षण दस्तावेज। भारतीय संविधान विलक्षण दस्तावेज है, यह विलक्षणता प्राप्त है। कहने का मतलब है भारतीय संविधान को आप साधारण नहीं कह सकते। आज ये जो संविधान है,
आज ये जो संविधान है ये किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, बल्कि हमारे संविधान निर्माता थे। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का परिणाम है। मतलब कहने का मतलब यह है कि संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का परिणाम है ये। आप ये नहीं कह सकते कि ये संविधान किसी व्यक्ति विशेष ने या फिर ऐसे ही मतलब बिना सोचे समझे तैयार किया गया था ना। संविधान सभा जो थी, उनके जो निर्माता थे संविधान सभा में संविधान बनाने वाले, उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है ये। उन्होंने बहुत लंबी सोच रखी थी कि आज जो समस्याएं नहीं है, हो सकता है कल वो समस्याएं आ सकती हैं, तो उनसे निपटने का क्या तरीका होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोशल मीडिया उस समय नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया को भी या फिर साइबर क्राइम में नहीं थे, लेकिन उनके लिए भी उसमें जगह छोड़ी गई थी कि अगर ऐसा होगा तो ये केंद्र के अधीन होंगे। अब कह रहे हैं विलक्षण दस्तावेज, इसलिए इसको विशेष, विलक्षण, विशेषताओं युक्त संविधान का एक पार्ट या दस्तावेज बताया गया। मतलब भारतीय संविधान को आ गया है कि भारतीय संविधान विशेषताओं युक्त है, मतलब इसमें विशेषताएं खूब हैं। और जानकारी ये बता दूं, दक्षिण अफ्रीका, कौन सा देश भाई? दक्षिण अफ्रीका ने तो इसे अपनाया है, मतलब भारतीय संविधान को अपनाया है। जैसे हमने बहुत सारे देशों से बहुत सारे बिंदु लिए हैं, वैसे दक्षिण अफ्रीका ने तो भारतीय संविधान का बहुत बड़ा पार्ट अपना रखा है, मान रखा है, संविधान के देश में लागू कर रखा है। तो कहने का मतलब आप समझ गए, विलक्षण दस्तावेज, विशेषताओं से युक्त दस्तावेज है भारतीय संविधान। ये हमारी संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का परिणाम है, और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने इसे अपना भी रखा है। एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। एकात्मक और संघात्मक दो चीजें। संघात्मक शब्द की बात करें, भारतीय संविधान की शुरुआत में जो लाइन लिखी हुई है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है, मतलब आज जो भारत है, भारत राज्यों का संघ है, मतलब आज जो भारत है ये विभिन्न राज्यों से मिलकर के बना है। छोटे छोटे विभिन्न राज्य हैं, आपको मालूम ही होगा, प्रेजेंट में 28 राज्य हैं, पहले 29 थे, एक कम हो गया। विभिन्न राज्यों को मिला करके, ये विभिन्न राज्य हैं, इन राज्यों को मिला करके सशक्त मजबूत केंद्र का गठन किया गया है। एक ऐसा केंद्र जो इन राज्यों को डील कर सके, संभाल सके। कहने का मतलब राज्यों से मिलाकर ही केंद्र का निर्माण हुआ है, केंद्र से राज्यों का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि राज्यों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ है? केंद्र का निर्माण हुआ है। अब इसमें एक चीज मैं बता दूं, कई मामलों में राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है और वे पूर्णतः स्वतंत्र हैं, राजस्व के मामले में स्वतंत्र हैं, अपने राज्य सूची में वो अपने कानून बना सकते हैं। इसके अलावा एकात्मक, कई मामलों में भारतीय संविधान एकात्मक है। इसका हम विस्तृत लेवल पर आगे अध्ययन करेंगे, एक बार मैं आपको बेसिक एग्जांपल बता देता हूँ। एकात्मक जैसे इकहरी नागरिकता,
सर इकहरी नागरिकता, भारत में प्रत्येक व्यक्ति आपको खुद को इंडियन कहता है। कोई भी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं सिक्किम का वासी हूँ या सिक्किमिन हूँ, राजस्थानी हूँ, पंजाबी हूँ, केवल बोलचाल की भाषा में, लेकिन बल्कि अब जैसे ही भारत से बाहर निकलेंगे तो खुद को इंडियन ही कहते हैं। लेकिन दोस्तों विद्यार्थियों, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की और एक देश की। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, भारत में केवल इकहरी नागरिकता है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों का संयोग है। दूसरा, जैसे इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी मतलब आपातकाल। आपातकाल के समय विभिन्न राज्यों की जो शक्तियां हैं, राज्य अधीन हो जाते हैं किसके? केंद्र के। विभिन्न राज्य केंद्र के अधीन हो जाते हैं, ये भी एकात्मकता के रक्षक हैं। राज्य अपने अलग कानून बनाते हैं, ये क्या है? राज्य सूची में जो कानून बनाए जाते हैं अलग से, ये संघात्मक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही तत्वों का संयोग किया गया है। मोस्टली भारतीय संविधान संघात्मक रहता है, राज्यों को अपनी अलग शक्तियां हैं, लेकिन इमरजेंसी या आपातकाल के समय या और अन्य क्षेत्रों में जब आवश्यकता महसूस की जाए तो ये समस्त शक्तियां केंद्र में समाहित हो जाती हैं और केंद्र ताकतवर बने जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? सुनो, मतलब भारत में पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग 3 हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। इन तीनों का अपना अपना काम है। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका इनके द्वारा बनाए गए और लागू किए गए कानूनों की रक्षा करती है, उनकी व्याख्या भी करती है। कहने का मतलब भारतीय संविधान में न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। न्यायाधीशों की अगर आप बात करें, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है विद्यार्थियों? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रपति सविवेक से ये निर्णय नहीं लेते हैं। सर फिर एक व्यवस्था है, इसे नाम दिया गया है कॉलेजियम प्रणाली। इस कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा आगे इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, आगे है अपने न्यायपालिका वाले टॉपिक में। 1+4 = 5, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर के अपनी टीम में से नाम देते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति केवल उसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सविवेक से निर्णय नहीं लेता है कि राष्ट्रपति ने सविवेक से निर्णय लिया और किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित, मतलब न्यायाधीश घोषित कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा न्यायाधीशों द्वारा ही अपने में से एक नाम दिया जाता है, 2 नाम दिए जाते हैं और राष्ट्रपति को नाम दिए जाते हैं कि साहब इनकी आप नियुक्ति करते हैं, वो उनकी नियुक्ति कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी भारतीय संसद के पास एक पावर है जिसका नाम दिया गया है क्या? महाभियोग। सर महाभियोग के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, कब? 10th क्लास में दे रखा है महाभियोग के बारे में, लेकिन वो छोटे लेवल पर है, आगे अपन लेसन में बड़े लेवल पर पढ़ेंगे। महाभियोग द्वारा इन न्यायाधीशों को
नियंत्रित भी रखा जाता है, क्योंकि महाभियोग एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा ही न्यायाधीशों को संसद हटा सकती है। मतलब किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया लगा करके और संसद द्वारा उसे हटाया जा सकता है। इसलिए वो उसको नियंत्रित रखते हैं, जिससे कि न्यायपालिका मनमर्जी ना करे, संतुलन में रहे, अपनी शक्ति बैलेंस में रहे। यह तो इसलिए भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र केवल इस क्षेत्र में किया गया है कि किसी भी, हम भी जानते हैं कोई व्यक्ति अगर हमारे दबाव में है तो वो स्वतंत्र या खुलकर के फैसले नहीं सकता। तो स्वतंत्र और खुलकर फैसले लेने के लिए उसे स्वतंत्र, मतलब जरूरी है कि हम उसे फ्री छोड़ दें। तो वैसे ही न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, किसके लिए? न्याय के लिए, कि जिससे कि वो मुक्त रूप से न्याय कर सके, किसी का पक्ष और प्रतिपक्ष ना ले। देखते हैं कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में इन दोनों का ही, कठोरता का भी व लचीलेपन का, दोनों का ही समावेश किया गया। लचीलापन तो लिया गया है ब्रिटेन से और कठोरता ली गई है अमेरिका से। मतलब कठोरता का जो समावेश किया गया वो अमेरिका से किया, लचीलेपन का समावेश है ब्रिटेन से है। तो सर ये कैसे मालूम पड़े, या कोई एग्जांपल दो हमें जिससे मालूम पड़े कि हाँ भारत में लचीलेपन, मतलब संविधान में संशोधन आसानी से हो भी जाते हैं, और बहुत सारे संशोधन ऐसे हैं जिनके लिए एक कठोर प्रक्रिया अपनाई गई है कि वैसे संशोधन करना आसान नहीं है, जो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। नंबर 1, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उपस्थित का बहुमत। कहने का मतलब है संसद में जो उपस्थित हैं दोनों सदनों में अलग अलग है, उनका बहुमत मतलब 1/2 + 1, मतलब आधे से 1 ज्यादा। दूसरा, इसे विशेष बहुमत कहते हैं, उपस्थित का 2/3। तीसरा, उपस्थित का 2/3 प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। सर आप बताओ, देखो मैं बता दूं आपको दोबारा फिर से। कठोरता लचीलेपन ये आसानी से हो जाता है, उपस्थित का बहुमत, सदन में जो उपस्थित हैं उनका 1/2 + 1। अब अगर विशेष बहुमत की बात आए तो उपस्थित का 2/3, उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3, मतलब 2 सही 2/3 गुणा जो संख्या मौजूद है वो निकाल लेंगे। अब आता है विशेष बहुमत में भी विशेष, उपस्थित का 2/3 प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। सर ये सबसे कठोर माना गया है, ये संशोधन सबसे कठोर माना गया है। जैसे आपको बता दूं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 101वां संविधान संशोधन, ये आधे राज्यों से स्वीकृत हुआ था। अभी एक और चल रहा है, आपको मालूम विवाद चल भी रहा है। लॉकडाउन से पहले ही शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसे हटाया भी गया है। CAA, हालांकि ये एक्ट बन चुका है लेकिन इसका विरोध बड़े स्तर पे हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, संशोधित नागरिकता बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संशोधित नागरिकता कानून, ये ऐसे हैं जो 2/3 प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति से पारित हुए हैं।
न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने ली है अमेरिका से। कहां से ली है भाई? अमेरिका से ली है। कि संसद द्वारा बनाए गए, आपको भी मैंने बताया था कि कानूनों का निर्माण कौन करती है? संसद करती है। संसद द्वारा कोई भी कानून बना करके कार्यपालिका द्वारा लागू कर दिया गया, मतलब हमारे राष्ट्रपति ने इसे लागू कर दिया, संसद ने कोई भी कानून बनाया और राष्ट्रपति ने उसे लागू कर दिया गया। ऐसे कानून को न्यायपालिका द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के तहत रद्द या अवैध घोषित किया जा सकता है। जैसे दोबारा समझा रहा हूं, समझो। संसद ने कोई भी कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसे लागू कर दिया। अब ये कानून जनहित में नहीं है, या संसद ने स्वेच्छा से या फिर स्वार्थवश ऐसे कानून तैयार किए हैं, तो ऐसे कानूनों को न्यायपालिका द्वारा, मतलब हमारा जो न्यायालय है उसके द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है। ऐसी शक्ति है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता भी देता हूं थोड़ा सा। आपने अभी पढ़ा कॉलेजियम। कॉलेजियम प्रणाली ऐसी है जिसमें संसद नगण्य है, अन्य भी नगण्य है। केवल न्यायपालिका के सदस्य इसके सदस्य होते हैं, केवल न्यायाधीश, और वो ही किसी न्यायाधीश का नाम देते हैं और वो आगे पहुंचाए उसकी राष्ट्रपति से नियुक्ति करवा लेते हैं। तो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, इसमें संशोधन किया। इसमें वर्तमान में जैसे 4 एक प्लस मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश हैं, बस यही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसमें कानून मंत्री व 2 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत है, इनको जोड़ दिया और इसमें संशोधन कर दिया। राष्ट्रपति महोदय द्वारा से लागू कर दिया गया। लेकिन जैसे ही ये पहुंचा किसके पास, न्यायपालिका के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय ने इस शक्ति के द्वारा, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति द्वारा इसे अवैध घोषित करके रद्द कर दिया और ये कहा कि जो पुरानी न्यायिक व्यवस्था है वही लागू रहेगी। इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। अगला है, इसी का बिंदु है संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारी जो संसद है, मतलब भारतीय जो संसद है, ये पूर्णतः स्वतंत्र है। आंतरिक और बाहरी तौर से इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। आप ये समझे कि किसी का दबाव है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पूर्णतः स्वतंत्र है फैसले लेने में। किसी भी दूसरे देश का इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। भारतीय जो संविधान है इसको सपोर्ट करता है शांति, पीस। मतलब भारतीय संविधान ने हमेशा से विश्व शांति कायम करने की बात की है। आपने एक भारतीय संस्कृति में एक लाइन पढ़ी होगी, जियो और जीने दो। भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है जियो और जीने दो, मतलब आप खुद भी जियो और दूसरों को भी शांति से जीने दो। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा पंचशील, चीन और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, चीन और भारत के बीच में। इसका भी एक बिंदु यही है, मैं आपको डिस्क्रिप्टिव लेवल पर आगे बताऊंगा कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसका भी एक बिंदु यही है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, कि शांति से मैं भी मेरा अस्तित्व बनाए रखूंगा और आप भी अपना अस्तित्व बनाए रखो। आगे इसके जो 5 बिंदु है पंचशील के, वो मैं आपको बड़े लेवल पर जब आपके टॉपिक में आएगा मैं आपको समझाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं, ये केवल एक समझाने के लिए है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व,
मैं शांति के साथ खुद का अस्तित्व बनाए रखूंगा, आप भी अपना अस्तित्व बनाए रखो, और विश्व शांति को हमेशा बढ़ावा दूंगा। मतलब विश्व में शांति रहेगी तो हम भी शांत रहेंगे। वो जो आपने पढ़ा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी रहे तो आप भी आ जाइए इसमें। तो विश्व में जब शांति रहेगी तो आप भी शांत रहेंगे। प्रेजेंट में कोरोना वायरस के चलते शांति नहीं है, तो क्या हम शांत हैं? हम भी दुखी हैं। आप देख रहे हो, इसी के चलते तो ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करनी पड़ रही है, नहीं जरूरत क्या थी। ऑफलाइन में आराम से बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते, उनका वही जवाब दिया जाता, और हर एक बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत होती कि सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ, तो वही रिपीट हो जाता। तो कहने का मतलब जब दुनिया शांत होगी, विश्व शांत हुआ, तो हम भी शांत होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपकी जो विशेषताएं थी संविधान की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बुक लेकर के इन सभी विशेषताओं का एक बार अध्ययन करें, अच्छे से इनको पढ़ लें। दूसरी बात यह है कि सेकेंड पार्ट का जैसे फर्स्ट लेसन अपना लगभग कंप्लीट होने की ओर है। इसमें से जो बिंदु विशेष तौर से पूछा जाता है, एक प्रश्न तो यही से निकलता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखो, ये आप अगर 16 पढ़ते तो 16 विशेषताएं नहीं आएंगी, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 विशेषताएं पूछता हो। मोस्टली 5 विशेषताएं पूछता है कि कोई 5 विशेषताएं बताओ भारतीय संविधान की, या उनका वर्णन करो, उल्लेख करो। तो इनमें से कोई भी ऐसी 5 बिंदु, ठीक है, वो आप तैयार करेंगे और उनको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा करना, जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं केवल अध्ययन करके छोड़ देते हैं, कोई कमेंट्स बॉक्स वगैरह नहीं डालता। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप क्या करें। ऐसे के लिए आप अपने रफ कॉपी लें या कोई भी कॉपी ले लें, उस कॉपी में ऐसे बिंदुओं को अंडरलाइन कर लो या नोट करके लिख लो, और जब भी अपनी क्लासें लगे ऑफलाइन, आप उनका समाधान पूछ लेना। मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए